नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु समय समय पर ज्योतिष और वास्तु से संबंधित तमाम विधाओं में ऑनलाइन कोर्सेज चलाता है, चाहे वो वर्कशॉप के रूप में हो, चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज के रूप में हो और चाहे वो लॉन्ग कोर्सेज के रूप में हो, जिसमें वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, इन तमाम पर हमारे लॉन्ग कोर्स भी चलते हैं। और फिर वैदिक ज्योतिष से जुड़े हुए बहुत सारे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, जैसे संतान से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, धन से संबंधित है, ये सभी कोर्सेज जो है हम ऑनलाइन चलाते हैं। इसके अलावा जो उपायों से संबंधित कोर्सेज हैं वो भी हम चलाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र पर आधारित, जैसे फेस रीडिंग या जिसको हम कहते हैं शरीर विज्ञान, उस पर भी हमारे कई कोर्सेज जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हुए हैं। तो इसी श्रेणी में अब, क्योंकि पंचांग एक ऐसा विषय है कि जो मुहूर्त से लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, विवाह का मुहूर्त हो, मुंडन का मुहूर्त हो, कोई नया कार्य शुरू करना है उसका मुहूर्त है, चाहे गृह प्रवेश करना है उसका मुहूर्त है, इन तमाम चीजों में तो काम आता ही आता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारे मुहूर्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वास्थ्य संबंधी जो उपचार हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा तमाम उपाय, जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं, उनके अंदर भी या उनको करने के लिए भी पंचांग से मुहूर्त को निकाला जाता है। दैनिक जीवन में भी मुहूर्त यानी पंचांग का कई प्रकार से उपयोग है। जैसे हवन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे राहु काल को देखा जाता है, अमृत काल को देखा जाता है, चौघड़िया को देखा जाता है, योगों को देखा जाता है, तिथि को देखा जाता है, करण को देखा जाता है। इसके अलावा जो गंड मूल हैं उनको देखा जाता है। तो इन सब चीजों पर पकड़ बनाने के लिए पंचांग को सीखना अति आवश्यक है। आप ज्योतिष को भली भांति समझ जाएं, वास्तु को भली भांति समझ जाएं, लेकिन पंचांग को अगर नहीं समझते हैं तो फिर भी आपके पास कुछ चीजें छूट जाती हैं। इसीलिए ये जो 10 से 12 दिन का एक शॉर्ट टर्म मैं ऑनलाइन कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है पंचांग कैसे सीखें। पंचांग को बेसिक से लेकर के और विस्तृत जानकारी इसके अंदर मैं आपको 10 से 12 दिन में, 12 दिन हमने ड्यूरेशन रखा है, लेकिन क्लासेस 13-14 दिन भी हो सकती है। तो पंचांग पर आधारित जो है कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं। कोर्स को डिटेल में या विस्तृत रूप से तो हम क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरऑल व्यू कि क्या है पंचांग, इसकी उपयोगिता क्या है, कहां से ये स्टार्ट हुआ है, उस सब के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपके विषय में स्टार्टिंग में वैद पंचांग को लेकर के जो कुछ तथ्य दिमाग में रहेंगे वो क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कि मैं जो इस कोर्स को करेगा, यानी मैं का मतलब जो भी इस कोर्स को करेगा, तो वो इसको समझेगा क्या इसके अंदर, वो सीखेगा क्या इसके अंदर, और उसको सिखाया कैसे जाएगा। वो जो एक फ्लो है, वो जो एक तरीका है, मेथड है, उसको यहां पर मैं एक छोटा सा रिव्यू जो है 10 से 15 मिनट में आपको देने का प्रयास करता हूं। पहले बात करते हैं पंचांग की, जिसको हम वैदिक पंचांग भी कहते हैं, और आज के आधुनिक युग में इसको हम हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिषीय कैलेंडर है एक प्रकार से ये। इसमें 5 अंग होते हैं। पंचांग यानी कि पंच यानी 5, अंग यानी उसके भाग, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है पंच
प्लस अंग पंचांग, यानी कि 5 भाग हैं जिनको जोड़ करके कोई ना कोई योग बनता है, कोई ना कोई मुहूर्त बनता है, जिसमें के अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हो, या फिर ये कहें कि कौन सा वो समय है जिसको छोड़ देना चाहिए, या वो कौन सा समय है जिस समय पर हवन कराना सबसे अच्छा है, वो कौन सा योग बनता है कि जिसमें किए गए उपाय बहुत जल्दी सार्थक होते हैं। तो ये इन 5 चीजों को मिलाकर के बनता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मुख्य रूप से जो इसका काम आता है वो वही है, काल की गणना करना, समय की गणना करना। किसके लिए? शुभ और अशुभ समय की गणना करना, यानी कि शुभ और अशुभ समय का पता लगाना। मान लीजिए हमें ग्रह मुहूर्त करना है, घर बनाना है, उसका मुहूर्त करना है, तो शुभ समय कौन सा है जिस समय हमें मुहूर्त करना सबसे अच्छा है, या गृह प्रवेश करना है, मकान हमने बना लिया है लेकिन गृह प्रवेश करना है, तो उस समय पर वो सबसे अच्छा समय कौन सा है, वो कौन सा योग है जिसमें हम गृह प्रवेश करें, या वो कौन सा अशुभ समय है जिसको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये 5 अंग जो है मिलकर के पंचांग को बनाते हैं। पंचांग की शुरुआत जो है वो वैदिक काल से है, आधुनिक काल से नहीं है। आधुनिक काल में इसको एक संरचनात्मक ढांचा दिया गया है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो वैदिक काल से है, प्राचीन वैदिक काल से, वैदिक काल से नहीं, प्राचीन वैदिक काल से। हजारों वर्षों पहले कई ऋषियों मुनियों ने, खगोल शास्त्रियों ने निरंतर वैज्ञानिक और ज्योतिषीय अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन किया, खगोल का अध्ययन किया, और फिर उनका ज्योतिषीय अध्ययन किया, जिसके परिणाम निकाल करके उनका विश्लेषण करके और पंचांग का आविष्कार किया गया। वैदिक काल में जो पंचांग की जो जड़ें हैं वो 3000 साल से भी पुरानी बताई जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है, कई जगह पर इस प्रकार की भी बात आई है कि जो पंचांग है वो महाभारत काल से है, राजा युधिष्ठिर ने जो है इसकी शुरुआत की थी। लेकिन बहुत सारी जगह विवरण यह है कि पंचांग की जो जड़ें हैं वो 3000 साल से भी पुरानी मानी जाती है। संबंध इसका ऋग्वेद से माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो उस समय से इसका माना जाता है। उस समय ऋषि मुनियों ने ग्रहों की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, इनकी सटीक गणनाएं की और उसके आधार पर जो है पंचांग का निर्माण किया। स्टार्टिंग में जो है ये सूर्य और नक्षत्रों पर आधारित पंचांग चलता था। उसके बाद जैसे जैसे विश्लेषण हुए, हमारे ऋषि मुनि आए, वैदिक काल के बाद आर्यभट्ट आए, वराहमिहिर आए, भास्कर जैसे जो है ऋषि मुनि खगोल शास्त्री जो है हमारे पास आए, उन्होंने पंचांग को और अधिक विकसित किया, इस पर और ज्यादा काम किया, और चंद्रमा को इसके साथ कनेक्ट किया कि चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं उनके घटने बढ़ने से भी प्रभाव आता है। और आधुनिक काल में अगर हम मानते हैं तो राजा विक्रमादित्य को जनक माना जाता है आधुनिक काल में। जो मूल प्रारूप है, यानी कि जो अभी जो हमारे यहां चलता है व्यापक रूप से, जो है विक्रम संवत कैलेंडर भारत में जो है अभी चलता है, और ये उन्हीं के शासनकाल से शुरू हुआ था। आधुनिक पंचांग जो आज का है वो इसी पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो है ये मान करके चलिए कि पंचांग कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, या लेटेस्ट कोई कैलकुलेशन नहीं है कि अभी से स्टार्ट की गई हो। हजारों वर्षों से जो है पंचांग हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, और इसके अलावा भी बाकी सभी जगहों पर भी पंचांग को अलग अलग रूप से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पंचांग जैसे 5 प्लस अंग, तो वो 5 अंग कौन से हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पंचांग में मुख्य रूप से जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहली, तिथि। तिथि किसे कहते हैं? एक चंद्र दिवस को, यानी कि चंद्रमा के एक दिवस को तिथि कहते हैं। कैसे निकाली जाती है?
सूर्य और चंद्रमा के बीच की कुछ डिग्री का कैलकुलेशन किया जाता है, उसके आधार पर जो है एक चंद्र दिवस निकाला जाता है। उन्हीं के आधार पर तिथियां होती हैं। और तिथियों के बारे में आप सब ये भी जानते होंगे कि तिथि घटती और बढ़ती भी रहती है, यानी कि इसमें वृद्धि और अक्षय भी होता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के तिथि होती है 16। वो वृद्धि कैसे होती है, अक्षय कैसे होता है, वो हम कोर्स में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन 16 तिथि होती है और ऐसे ही चंद्रमास होता है। तो एक चंद्रमास में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों में जो तिथियां होती हैं, एक पक्ष में 16 तिथि होती है और हर पक्ष के अंत पर एक को पूर्णिमा कहते हैं और एक को अमावस्या कहते हैं। लेकिन एक पक्ष में तिथि होती है 16। इसी प्रकार जब माह की हम बात करते हैं, जो हमने कहा कि चंद्र माह जो होता है, चंद्र मास जो होता है, वो दो पक्षों को मिलकर के बनता है, शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो ये जो तिथियां होती हैं, जिसमें प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, ये किस प्रकार होती हैं, इनके फिर विभाजन क्या है, कौन सी तिथि को क्या कहते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है पंचांग के अनुसार, उसको हम जो है विस्तृत रूप से इस कोर्स में समझेंगे। दूसरा जो अंग होता है वो होता है वार। जैसे जो हम इंग्लिश में डेली जो हम पढ़ते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो वार 7 होते हैं। लेकिन वार की भी गणना कैसे की जाती है? जैसे हम जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसके अनुसार तो क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग से लेकर के सूर्य उदय से लेकर के रात के 12 बजे तक जो है वो एक दिन मान लिया जाता है। और फिर सॉरी, रात को 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक जो है एक दिन माना जाता है। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है या वैदिक कैलेंडर है या हिंदू कैलेंडर है, इसमें जो वार माना जाता है वो एक सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य उदय तक का जो समय होता है वो एक वार में काउंट किया जाता है। तो इस बीच की अवधि को वार कहते हैं। इसी को अहोरात्र भी कहा जाता है। वार कितने होते हैं? 7 वार होते हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इनमें से भी सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शुभ माना जाता है। तो इनका कैसे प्रयोग किया जाता है मुहूर्त निकालने में, उसके बारे में भी हम जो है कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जो तीसरा भाग होता है वो होता है नक्षत्र। नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं। लेकिन जब ज्योतिषीय गणना हम करते हैं उस समय 27 नक्षत्र मानते हैं। लेकिन मुहूर्त विज्ञान या पंचांग में हम 28 नक्षत्र मानते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र का जो लोप हो जाता है, जिसको अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, यहां पर उसकी भी गणना की जाती है, 28वें नक्षत्र की भी गणना की जाती है। हालांकि उसका समय बहुत कम होता है। बताऊंगा मैं अभिजीत नक्षत्र की गणना या इनके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नक्षत्र से लेके 27वें अभिजीत को शामिल करते हुए 28वें नक्षत्र तक हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तब हम इसका प्रयोग समझेंगे। और नक्षत्रों से भी योग बनते हैं। शादी हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, नया कार्य आरंभ करना हो, दुकान का मुहूर्त करना हो, कारखाने का मुहूर्त करना हो, गाड़ी खरीदना हो, उनमें नक्षत्रों का अभिष्ट प्रयोग किया जाता है। मुहूर्त बनते हैं। योग, अगला पार्ट क्या है? योग। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर 27 प्रकार के योग बनते हैं। और ये योग जो बनते हैं सूर्य और चंद्रमा की डिग्रियों के आधार पर या उनकी स्थिति के आधार पर, जो 27 ही योग बनते हैं, ये व्यक्ति के जीवन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं।
डायरेक्ट इंपैक्ट जो है इनका व्यक्ति की लाइफ पर पड़ता है। और किस प्रकार से पड़ता है वो हम जो है उस समय बात करेंगे। लेकिन अगर मैं योगों की बात करूं, जिस जो हम योग बात कर रहे हैं, 27 योग जो है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये भी पंचांग में महत्वपूर्ण है। जब सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी 13 डिग्री 20 मिनट की कंप्लीट हो जाती है तो एक योग बनता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की स्थिति को देख करके योग बनाए जाते हैं। टोटल 27 योग बनते हैं। व्यक्ति के कार्य को, उसके व्यवहार को, प्रवृत्ति को, इन सब पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। ये जो 27 योग होते हैं ये विषकुंभ से लेकर के और वैधरती तक, जो 27वां योग होता है वो वैधरती होता है, वहां तक ये योग बनते हैं। इनमें से जो 27 योग हैं इनमें से 9 योग बहुत अशुभ माने जाते हैं, बहुत अशुभ माने जाते हैं। कौन कौन से योग होते हैं? विषकुंभ, अतिगंड, सूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ और वैधरती। ये जो 9 योग होते हैं ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। अब शुभ और अशुभ दो बातें आई। तो जो शुभ योग है उनमें किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। इसलिए तो मुहूर्त निकालते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है कि जिसमें हम कार्य करें तो हमें अभिष्ट जो हमारी इच्छा है वैसा ही फल प्राप्त हो। और जो अशुभ योग हैं उनमें जो कार्य किए जाएंगे उनमें जो है हर्डल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, नकारात्मकता आती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई योग ऐसा है कि जिसमें कार्य करने से बड़ा अच्छा फल मिलता है, ठीक है। अब इनमें फल कार्य करने से ही नहीं, इनमें जन्म होने से भी, जातक का जन्म होने से भी उस पर जीवन में किसी ना किसी समस्या, किसी ना किसी दुर्घटना से खतरा उसको रहता है। कौन कौन से खतरे होते हैं, किस प्रकार के खतरे होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो पांचवा और अंतिम भाग होता है वो होता है करण। करण होता क्या है? एक तिथि का जो हाफ होता है, आधा भाग होता है, वो करण कहलाता है। यानी कि एक तिथि में दो भाग, एक तिथि के हम दो पार्ट कर दें हाफ हाफ करके तो दो करण आ जाते हैं। एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में, यानी कि एक पहला भाग और एक दूसरा भाग। जब चंद्रमा सूर्य से 6 डिग्री आगे निकल जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में 6 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो जाता है तो एक करण बनता है। क्योंकि एक योग बना है कितना? 13 डिग्री 20 मिनट के अंतर से। उसी प्रकार तिथि का जो आधा है वो योग है। तो करण जो होते हैं ये कितने होते हैं? 11। कितने करण होते हैं? 11 करण होते हैं। इन 11 करण में भी कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ स्थिर, कुछ चलायमान माने जाते हैं। दो श्रेणियों में मुख्यतः इनको बांटा जाता है। एक होते हैं चर करण यानी मूवेबल करण, और कुछ होते हैं स्थिर करण, स्टैटिक करण कहलाते हैं। अलग अलग कर्णों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसी में इन्हीं कर्णों के अंदर एक चीज आती है भद्रा, जिसका कि हम कई जगह प्रयोग करते हैं। खास करके जैसे रक्षाबंधन पे भद्रा होती है कि भद्रा का प्रभाव आ गया है, भद्रा में ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो भद्रा क्या है? अच्छा, भद्रा तिथियों की भी संज्ञा है, वो अलग प्रकार की। और ये जो भद्रा होती है ये करण होता है विष्टिकरण, उसी को भद्रा कहते हैं। तो टोटल 11 करण होते हैं, जिनमें से 7 जो करण होते हैं वो मूवेबल होते हैं, चलायमान होते हैं। और जो 4 करण होते हैं वो स्थिर होते हैं। यानी स्थिर का मतलब ये हर महीने आते हैं। शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुंगन, जितने शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्यों में खास करके करण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मांगलिक कार्य, रक्षाबंधन एक मांगलिक कार्य है, तो उसमें विष्टिकरण को छोड़ा जाता है, अशुभ माना जाता है क्योंकि भद्रा लग जाती है। और वैसे भी विष्टिकरण में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये 5
जो भाग हैं इन्हीं को मिला करके पंचांग बनता है। तिथियां जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वृद्धि और अक्षय होता रहता है, उनकी अवस्थाएं तिथियों से भी देखते हैं जब सिंगल सिंगल की हम बात करते हैं। वार से दीर्घायु के बारे में भी गणना कर सकते हैं। नक्षत्र से कार्य शुभ करें, अशुभ, शुभ और अशुभ कार्यों का करना और उनका निवारण भी देखा जाता है, जैसे मैंने उपाय कहा था। योग में खास करके योगों के अंदर बीमारी से रिलेटेड उपाय करना बड़ा अच्छा रहता है। बहुत जगह आपने सुना होगा योगों के बारे में कि ये योग बने तो ऐसा उपाय करना चाहिए। और करण से कार्य के बारे में जो है मांगलिक कार्यों के बारे में कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन योग या जैसे मुहूर्त जो बनते हैं वो तिथि, वार, योग, नक्षत्र, इन सबके योगों से बनते हैं। इन सबके योग जो है उसके अंदर लगाए जाते हैं या उनका आपस में उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तब योग मुहूर्त बनते हैं। जैसे मैरिज के लिए मुहूर्त है, शादी के लिए जब मुहूर्त है तो उसमें सूटेबल नक्षत्र देखा जाता है, सूटेबल तिथि देखी जाती है, सूटेबल राशि देखी जाती है। तो तीन चीजों को कैलकुलेट करके तब हम जो है योग बनाते हैं या मुहूर्त को बनाते हैं। इसी प्रकार पंचांग से गुण मिलान कैसे किए जाते हैं। जब हम विवाह में लड़का और लड़की की अ, जन्म पत्रिका को मिलाते हैं तो उस समय पर किन किन चीजों का मिलान किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है, उसकी भी हम यहां पर विस्तृत चर्चा करें। आशा है कि इस छोटे से समय में मैं जो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे पाया या पंचांग को समझाने का जो प्रयास किया वो आपके समझ में आया होगा। मैं तैयार हूं, आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर शुरुआत करते हैं पंचांग की। और इतना विश्वास मैं आपको जरूर दिलाता हूं कि जिस आशा को लेकर के आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे या इस कोर्स को सीखने का प्रयास करेंगे, वो आपकी आशा पूर्ण रूपेण सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। इस विषय के बारे में या ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी के विषय के बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए, आप लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।